Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the protein structure part 4. Part 4 is basically related with the tertiary structure and quaternary structure as well. इसके अलावा हम इसमें बहुत सारी आपकी टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, डोमेन्स क्या होते हैं, मोटिव क्या होते हैं, कुछ टर्म्स को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उसमें आपके बेसिकली अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स इंक्लूड होती हैं एंड इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व टर्न्स, रैंडम कॉइलिंग्स एंड बल्जेस. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं अमाइनो एसिड्स के आर ग्रुप के अरेंजमेंट की. ठीक है, जो इनका पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसमें एन और सी जो बॉन्ड होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में. प्राइमरी स्ट्रक्चर इज बेसिकली रिलेटेड विद द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर कुछ फोल्डिंग्स हैं, कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली जो यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसके अलावा आयनिक इंटरेक्शंस की हम बात करेंगे. तो इन बॉन्ड्स के वजह से जो एक पर्टिकुलर कॉइलिंग या पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बनती है इसमें, दैट इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फिर फर्दर कुछ सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड देन टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो वहाँ पे आप कुछ और इंटरेक्शंस की बात करते हैं, लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की बात करते हैं या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की बात करते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की बात करते हैं. तो कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड इज अ सॉर्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. लाइक यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने जो थर्ड वीडियो था आपका, उसमें हमने अल्फा हेलिक्स क्या होती हैं, बीटा शीट्स क्या होती हैं, बीटा टर्न्स के बारे में हमने बात की थी. यहाँ पे हम टर्न्स को देख रहे हैं वापस से. बीटा टर्न्स अलाउ द अमाइनो एसिड चेन टू मेक 180 डिग्री टर्न. ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायग्राम जिसमें कि हमने दो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स की बात की है जिसमें एन एंड सी टर्मिनल अप्रेज्ड ऑन अपोजिट साइड और अपोजिट ओरिएंटेशन पे प्रेजेंट रहते हैं. और इसमें जो दोनों टर्न हैं ये आपस में 4 अमाइनो एसिड के टर्न के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं. तो कॉमनली अकर बिटवीन द टू बीटा स्ट्रैंड्स ऑफ एन एंटी पैरेलल बीटा शेड्स जो होते हैं उसमें आपके ये टर्न्स प्रेजेंट होते हैं. ये कुछ आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं बीटा अल्फा बीटा लूप्स, यानी दो बीटा शीट्स के बीच में एक अल्फा लूप प्रेजेंट है, अल्फा अल्फा कॉर्नर्स प्रेजेंट है, राइट हैंडेड कनेक्शंस बिटवीन द बीटा स्ट्रैंड्स, दो बीटा स्ट्रैंड्स के बीच में राइट हैंडेड कनेक्शन है, एंड टू एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स के बीच में किस तरह से कनेक्शन है. टिपिकल कनेक्शन बिटवीन एन ऑल बीटा मोटिव्स, क्रॉसओवर कनेक्शंस हो गया, बीटा बैरल्स हो गया. इस तरह से आपको बीटा बैरल्स जो होते हैं ये आपके बेसिकली पोर फॉर्मेशन जहाँ पे आप पढ़ते हैं मेम्ब्रेन्स के बीच में जो पोर प्रेजेंट होता है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ बीटा बैरल स्ट्रैंड्स एंड ट्विस्टेड बीटा शीट्स. तो आप कहीं पे भी अगर प्रोटीन के एक स्पेशल स्ट्रक्चर को कहीं पढ़ते हैं, कहीं आपके सामने इस तरह के शब्द आते हैं बीटा लूप बीटा, तो आप एक सेकंड का पॉज लेके और आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली अगर इस तरह की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट है तो उनका क्या फंक्शन हो सकता है ना. अगर बीटा बैरल प्रेजेंट है और हम कह रहे हैं कि पोर फॉर्मेशन करता है तो मेम्ब्रेन में पोर का क्या यूटिलिटी, क्या उसका यूज है. तो अगर आप उसके फंक्शन को समझ सकते हैं, अगर आप उसके फंक्शन को पहले थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर को समझने में बहुत आसानी होगी. बीटा बैरल्स जो होते हैं बेसिकली पोर, यानी जो भी हाइड्रोफिलिक जो मटेरियल होते हैं किसी भी मेम्ब्रेन से पास होने के लिए, वहां पे आप बीटा बैरल्स जैसी स्ट्रक्चर को देखते हैं. देन प्रोटीन मोटिव्स क्या होते हैं. तो मोटिव्स एंड डोमेन्स ये आप फ्रीक्वेंटली टर्म पढ़ते हैं प्रोटीन में. तो मोटिव एंड टर्म जो होते हैं बेसिकली सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं. सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देयर इज नॉट एन हायरार्की लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर देन सेकेंडरी देन सुपर सेकेंडरी देन टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. इस तरह की कोई हायरार्की नहीं है, ये आपको समझना चाहिए. सेकेंडरी स्ट्रक्चर देन टर्शियरी स्ट्रक्चर. सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो या ना हो इट्स नॉट मैंडेटरी. सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्टीमेटली टर्शियरी स्ट्रक्चर में बनती हैं, लेकिन बीच में अगर सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तो वो उस प्रोटीन की स्पेशलिटी है. इस तरह की कोई हायरार्की प्रोटीन के कन्फर्मेशन में प्रेजेंट नहीं होती है. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें हम दो बेसिक टर्म्स को पढ़ते हैं, मोटिव एंड डोमेन. एंड मोटिव एंड डोमेन जो है ये बेसिकली रिलेटेड होता है कि कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना है और स्टेबिलिटी कितनी प्रोवाइड करवा रहा है. Most common motifs is an alpha helix connecting two parallel strands of a beta sheet is beta alpha beta motif. Antiparallel strands connect and by relatively tight reverse turn beta hairpin. Beta hairpin present होती है जो कि reverse turn provide कराती है. Then extended beta sheet can roll up to form 3 different type of barrels, beta barrels. ये
ये जो स्लाइड है ये आपकी बेसिकली जो हमने अभी सारी आपके सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को देखा था, ये इसको रिलेट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलिक्स लूप हेलिक्स है, कॉइल्ड कॉइल्स है, बीटा हेलिक्स बंडल, देन बीटा अल्फा बीटा यूनिट्स, हेयर पिन। अच्छा, आपको ये एक एग्जांपल्स जब आप देखते हैं तो किस प्रोटीन में कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ये भी उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों को रिलेट करती है। ठीक है, बीटा मेंडोर क्या है, ग्रीकेज क्या है, एंड बीटा सैंडविच क्या है। ग्लाइसिन एंड प्रोलिन रेजिड्यू अकर मोस्ट ऑफर अकन इन द टर्न्स। टर्न्स की अगर हम बात करें, ये स्लाइड थोड़ा सा आपके बाद में आई है, टर्न वाली जो हमने स्लाइड दी थी कि जहाँ पे 4 अमीनो एसिड्स का टर्न बना हुआ होता है, तो उस टर्न में कौन से अमीनो एसिड्स फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होंगे? तो ग्लाइसिन एंड प्रोलिन, दीज आर 2 अमीनो एसिड दैट फ्रीक्वेंटली अकर इन द टर्न। ये दोनों अपने जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि बहुत कम प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर, क्योंकि प्रोलिन जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ग्लाइसिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो अल्फा हेलिक्स में जो होती हैं ये प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो बीटा टर्न जो है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस, कि ग्लाइसिन जो है वो बहुत ज़्यादा आपका फ्लेक्सिबल है, तो टर्न की जो शेप है उसको मेंटेन करने में ग्लाइसिन प्रेजेंट रह सकता है। इसी तरह से प्रोलिन में इम्यूनो ग्रुप जो होता है नाइट्रोजन, that can readily assume the cis configuration that form a particular amiable tight turn। तो cis configuration की वजह से भी क्या होता है, टर्न की शेप जो होती है ये दे सकता है। तो ग्लाइसिन एंड प्रोलिन जो होता है बेसिकली टर्न्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड टर्न्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? 2 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स में नहीं हो सकते, लेकिन 2 बीटा स्ट्रैंड्स हैं या अल्फा हेलिक्स या बीटा स्ट्रैंड है, इनको कनेक्ट करने में जो आपके टर्न्स होते हैं वहाँ पे आप ग्लाइसिन एंड प्रोलिन को देख सकते हैं। ऑफ द सेवरल टाइप ऑफ टर्न्स, 2 shown are the most common। Beta turn are often found near the surface of a protein where peptide group of certain 2 amino acids residue in turn can hydrolyze bond with water। Considerably less common is the turn, the 3 residue with a hydrogen bond between the first and third residue। तो टर्न्स के बीच में अगर हम बात करते हैं बॉन्डिंग की, तो फर्स्ट एंड थर्ड अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बना हुआ होता है। अल्फा हेलिक्स में हमने देखा था कि फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। 3-dimensional structure of a typical globular protein can be considered as assemblage of polypeptide segment in the helix and sheet conformations linked by the connecting segments। Supersecondary structures, also called motif or simply folds, are particularly stable arrangement of several elements of secondary structure and the connections between them। तो मोटिफ जो होता है ये आपका क्या होता है कि प्रोटीन का कोई सर्टेन पार्ट जहाँ पे आपके सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, आप डोमेन से मोटिफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का कोई पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, एंड ये मोटिफ अपने आप में इंडिपेंडेंटली स्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, polypeptide with more than a few hundred amino acid often fold into 2 or more stable globular units called domain। तो डोमेन से पहले मोटिफ को हम क्लियर करते हैं कि मोटिफ जो है बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। बीटा अल्फा बीटा हो सकता है, या बीटा 2 बीटा स्ट्रैंड्स के बीच में टर्न हो सकता है। इस तरह की कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखी ये प्रेजेंट हो सकती है, बट they can serve as an independent unit or not। मतलब वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन जब हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट यूनिट। एक पूरा का पूरा प्रोटीन आपके डोमेन के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। एक प्रोटीन में 5-6 डोमेन हो सकते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी फंक्शन के डिफरेंट एंजाइम्स की तरह फंक्शन कर सकते हैं। तो डोमेन जो है वो और डोमेन और मोटिफ का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपके स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। Polypeptide with more than a few hundred amino acid residue often fold into 2 or more stable globular units called domain। In many cases, a domain formed large protein will retain its correct 3-dimensional structure even when it is separated। For example, by proteolytic cleavage from the remainder of the polypeptide chain। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप पॉलीपेप्टाइड से अगर हम क्लीव करेंगे तो पूरा का पूरा एक डोमेन जो है वो एक इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है। ये पूरा का पूरा प्रोटीन आपका डोमेन्स में प्रेजेंट हो सकता है। डोमेन एंड मोटिफ जो होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन के सरफेस एरियाज पे प्रेजेंट होते हैं।
ये एक अलग स्पेशलिटी होती है, बेसिक्स है। ये आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में किस तरह से हायरार्की प्रेजेंट होती है। Some protein contain 2 or more separate polypeptide chain or subunit which may be identical or different. The arrangement of these protein subunit in the three-dimensional complexes constitute quaternary structure. तो quaternary structure क्या है? Quaternary structure is a complex of different type of polypeptide chain. ठीक है, सिमिलर टाइप की चेन भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की भी चेन हो सकती है। तो कोई भी जो प्रोटीन है उसमें एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का भी बना हुआ हो सकता है। इसके अलावा पॉसिबिलिटीज ये भी रहती हैं कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना के उस पर्टिकुलर प्रोटीन में प्रेजेंट हो सकती है। In considering these high level of the structure, it is useful to classify protein into two major groups: fibrous protein and globular proteins. Fibrous protein having polypeptide chain arranged in long strand or sheets, and the globular protein having polypeptide chain folded into a spherical globular shape. The two groups are structurally distinct. तो हम दो तरह की प्रोटीन्स को पढ़ेंगे on the basis of their arrangement, fibrous proteins and globular proteins. The two group are structurally distinct. Fibrous protein जो होती हैं, fibrous protein usually consist a large of a single type of secondary structure. Globular protein contains several type of secondary structure. ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं इसमें आप फाइब्रस प्रोटीन में हम पढ़ते हैं बेसिकली केराटिन, इलास्टिन, कोलेजन, ठीक है, ये सारा आपका इसमें आता है फाइब्रस प्रोटीन्स में। हेयर की जो प्रोटीन्स होती हैं केराटिन प्रोटीन्स, ठीक है, कोलेजन हमारा जो बोन्स मसल्स में प्रेजेंट होता है, रेटाइना में प्रेजेंट होता है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है, ये सब आ जाती हैं। देन इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिक प्रोटीन्स जो हमें पता है कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इलास्टिक प्रोटीन्स आपके जो लंग्स वाला जो एरिया है जहाँ पे की इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा केराटिन जो होता है बर्ड्स की फैदर्स में भी प्रेजेंट होता है। एक्चुअली केराटिन दो टाइप का होता है, अल्फा एंड बीटा। तो बीटा जो होता है वो आपका बर्ड्स के फैदर में प्रेजेंट होता है, और ये सिल्क में जो प्रोटीन्स होती हैं, सिल्क फाइब्रोइन प्रोटीन्स जो होती हैं, ये सारा आपका फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आपके हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन्स आती हैं जिसमें कि आप हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इस तरह के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो होती हैं, दोनों ही प्रोटीन्स अपने स्ट्रक्चर में, फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, इनके अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन में बहुत डिफरेंट होती हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल प्रोटीन्स होती हैं, हमारी किसी भी सेल की मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करती हैं, इसके अलावा उसको सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड कराती हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती हैं ये बेसिकली आपकी एंजाइम्स को सिंथेसाइज करती हैं। जो भी फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं वो आपकी मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। Protein quaternary structure ranges from simple dimers to large complexes. Many proteins have multiple polypeptide subunits. The association of polypeptide chain can serve a variety of functions. Many multi-subunit proteins have regulatory role. The binding of small molecules may affect the interaction between the subunits, causing large changes in the protein's activity in response to small changes in the correction of substrate and globular regulatory molecules. In other cases, separate unit can take a separate function, but related functions such as catalysis and regulation. ठीक है, तो अलग अलग जो ये प्रोटीन्स हैं इनका फंक्शन रिलेटेड भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। लाइक हम कहते हैं कि मल्टी सब यूनिट एंजाइम, यानी एक ही एंजाइम की डिफरेंट यूनिट्स होंगी। जैसे कि हम बात करते हैं बैक्टीरियल जो सिस्टम होता है वहाँ पे फैटी एसिड सिंथेसिस, फाज एंजाइम होता है, जो कि बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में एक फाज एंजाइम के डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड डोमेन्स होते हैं। हर एक डोमेन अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और ये 7 डोमेन्स होते हैं जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस को कंप्लीट करते हैं। अगर उसी को अगर हम यूकैरियोट्स में देखते हैं तो यूकैरियोट्स में अलग अलग एंजाइम्स हैं जो उस फंक्शन को परफॉर्म करें, यानी बैक्टीरिया में वो सभी एंजाइम्स कंबाइंड फॉर्म में उसकी अलग अलग डोमेन्स जो हैं वो एक पूरी की पूरी चेन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं जिससे कि फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये प्रोटीन्स में सेपरेशन हुआ, प्रोटीन्स अलग अलग अपनी लोकेलिटी पे गई और उन्होंने उस फंक्शन को डाइवर्स तरीके से परफॉर्म करना शुरू किया। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी नीड और रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर इवोल्यूशन हुआ और वेरिएशंस क्रिएट हुए। तो
हमने एक ही सिस्टम को देखा जिसमें कि शुरुआत में बिगनिंग में एक ही एंजाइम के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स परफॉर्म कर रही हैं, आगे यूकैरियोट्स में अलग अलग एंजाइम्स उन्हीं को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके पीछे इवोल्यूटरी सिग्निफिकेंस होते हैं। लाइक अगर हम एक ही चेन की बात करें, एक ही एंजाइम के डिफरेंट डिफरेंट पेप्टाइड्स हैं, डोमेन्स हैं जो कि रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर किसी डोमेन में या एंजाइम में किसी तरह की इनएक्टिविटी हो जाती है तो पूरा का पूरा प्रोसेस, द होल प्रोसेस गेट ब्लोन। लेकिन अगर अलग अलग एंजाइम्स हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये नहीं रहती है। कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम अगर नॉन फंक्शनल होता है तो पूरा प्रोसेस जो होता है वो सफ़र नहीं करता है, एक पर्टिकुलर स्टेप पे जो होती है रिएक्शन सफ़र करती है। तो इसके अपने एक इवोल्यूटरी बेनिफिट्स हैं जिसको हम दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर टू डिस्कस। Some very large protein assemblies are the site of complex multi-step reactions. One example is the ribosome, site of the protein synthesis, which incorporate dozen of the protein subunit along with number of RNA molecules. तो अलग अलग enzymes, अलग अलग functions, अलग अलग locality के according वहाँ पे किए जाते हैं। A multi-subunit also refers to as multi-timer. Multimeric proteins can have two forms of 200 of the subunits. A multimer with just few subunit is often called oligomer. तो एक multimer proteins जिसमें कि कुछ एक subunit होती है, there is a number जो कि अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलता है, उसको हम ऑलिगोमर बोलते हैं। और multimer is composed of a number of non-identical subunit. The overall structure of a protein can be asymmetrical and quite complicated. अगर जितने भी सबयूनिट्स हैं उन सबयूनिट में सबके अलग अलग फंक्शन है तो पूरा का पूरा जो होल प्रोटीन है उसके फंक्शंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। However, most multimer have identical subunits or repeating groups of identical subunits such as symmetric arrangement. तो अरेंजमेंट सिमेट्रिक प्रोटीन हो गया, एसिमेट्रिक प्रोटीन हो गया, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की जो है जो मल्टीमर है या अलग अलग जो सबयूनिट्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड है यहाँ पे। द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट इन सच ए मल्टीमेरिक प्रोटीन वेदर इन ए सिंगल सबयूनिट और इन ए ग्रुप ऑफ सबयूनिट इज कॉल्ड प्रोटोमर। तो अगर एक ही ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स की डिफरेंट सबयूनिट्स सिमिलर हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटोमर प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन जो कि सिंपल प्रोटीन्स में आ जाती है और उनके सबयूनिट्स को हम प्रोटोमर कहते हैं। Tertiary structure is the complicated three-dimensional structure of a polypeptide chain. There are two general classes of protein based on tertiary structure: fibrous proteins and globular protein. Fibrous proteins, which serve mainly structural role, have simple repeating element of the secondary structure. Globular protein have more complicated tertiary structure, often containing several type of secondary structure in the same polypeptide chain. तो fibrous proteins जो होती हैं simple होती हैं, globular proteins complicated होती हैं. First globular protein structure to be determined using X-ray diffraction method that was of myoglobin. The complex structure of a globular protein can be analyzed by examining the stable structure called super secondary structure, motif, and folds or domain. The thousand of known protein structure are generally assembled form a repertories of only a few hundred motifs. Region of a polypeptide chain can fold stably and independently called domain. Domain को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें independently stable होती है, independently अपने आप में present रहती है, independent function होते हैं। Quaternary structure result from the interaction between the subunit of multi-subunit multimeric proteins of large protein assemblies. Some multimeric protein have repeating unit consisting of a single subunit or a group of subunit referred to as protomer. Protomer are usually related by the rotational or helical symmetry. The three-dimensional structure and the function of protein can be destroyed by denaturing, demonstrating a relationship between the structure and function. तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सीक्वेंसिंग है, वो आपके डिफाइन करती है प्रोटीन की स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनैलिटी को। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अल्टीमेटली रिलेटेड विद इट्स टर्शरी स्ट्रक्चर, एंड टर्शरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर जो है कंबाइन होके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ पे किसी भी प्रोटीन की अगर हमने स्ट्रक्चर को वेरिएशन की है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब की, तो अल्टीमेटली उसके फंक्शन को भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डीनेचरिंग करते हैं हीट से, पीएच से या किसी केमिकल कंपाउंड से, उसकी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं,
उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड को अगर हम किसी तरह से नुकसान करते हैं तो प्रोटीन का फंक्शन भी अल्टीमेटली अफेक्ट होता है। प्रोटीन फोल्डिंग इन द सेल प्रोबेबली इन्वॉल्व मल्टीपल पाथवे। प्रोटीन जो होती हैं ये फोल्डेड कंडीशन में रहती हैं। प्रोटीन फोल्डिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर टू डिस्कस। सो प्रोटीन फोल्डिंग, हमें जस्ट यहाँ पे इतना समझना है कि प्रोटीन फोल्डिंग जो है उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं उनकी प्रेजेंस में होता है। एंड प्रोटीन फोल्डिंग जो होती है, प्रॉपर एक करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए सेल। अगर कोई भी प्रोटीन में मिस फोल्डिंग हो जाती है या इम्प्रॉपर फोल्डिंग होती है तो वो प्रोटीन जो है वो सेल से बाहर निकाली जाती है एंड दे गेट इनका एक अमाइलॉइड्स बन जाता है, जो कि एक डिजीज, बहुत सारी करस्पॉन्डिंग डिजीजेस होती हैं अमाइलॉइड प्रोटीन्स की, उसको फिर ये करती हैं। तो प्रोटीन फोल्डिंग इज वेरी वास्ट, वेरी डायनेमिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रोटीन फंक्शनिंग से रिलेटेड होता है। फॉर मैनी प्रोटीन फोल्डिंग इज फैसिलिटेड बाय HSP70 chaperones एंड chaperonins जो होती हैं ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि इसकी फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लास्ट एक वीडियो है जिसमें हम इसके क्लासिफिकेशन एंड फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन को थोड़ा और इसको डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन विद नॉमेनक्लेचर। थैंक यू।